अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र बलोज़ादा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1919 टू 1933 पे बात करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन के अफेयर्स में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व था। जबकि हॉस्टिलिटीज़ का टेम्परेचर कम होने लगा तो वुडरो विल्सन, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो कि एक लिबरल डेमोक्रेट था, उसने एक आइडिया पेश किया। वो आइडिया ये था कि उसने लीग ऑफ नेशंस के फोरम के जरिए वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने का मंसूबा बनाया। उसने अपने इस आइडिया को अमेरिकन पब्लिक के सामने रखा कि अमेरिका इन द गाइज ऑफ वर्ल्ड पीस मेंटेनेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कदम जमाने जा रहा है। वुडरो विल्सन के इस आइडियाज़ को अमेरिकन ने मुकम्मल रिजेक्ट किया, चूंकि अमेरिकन पब्लिक ने एक बड़ी जंग और कॉन्फ्लिक्ट के बाद अमेरिका को हासिल किया था और अब वो यूरोप और वर्ल्ड अफेयर्स में इन्वॉल्व होकर अपनी डेमोक्रेसी और पीस को हर्ट नहीं करना चाहते थे। तो दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी थी, उसकी रिस्पॉन्स भी कुछ पॉजिटिव नहीं था। रिपब्लिकन पार्टी ने वुडरो विल्सन के आइडिया को अपोज किया और अमेरिका को ट्रीटी ऑफ वर्साइल में शिरकत करने और लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन करने की भी मुखालिफत की। तो 1921 से 1933 तक अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी के ज़ेर असर हुकूमत चली, जिन्होंने अमेरिकन आइसोलेशनिज्म पॉलिसी को फिर से रिज्यूम किया। आइसोलेशनिज्म पे हमने वीडियो बनाई है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर कोई देखना चाहे तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस पॉलिसी के तहत उन्होंने अमेरिका को तमाम फॉरेन पॉलिटिकल डिस्प्यूट से बाहर रखा, खुसूसन लीग ऑफ नेशंस उन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं की। बहुत से एनालिस्ट ये कहते हैं कि लीग ऑफ नेशंस के फेलियर का सबसे बड़ा यही फैक्टर था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म के बावजूद अमेरिका ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड अफेयर से सेपरेट न कर सका। स्पेशली इसकी वजह ये थी कि अमेरिका के ओवरसीज ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स और यूरोप के वो इश्यूज जिनके सोल्यूशन अमेरिका के इंटरेस्ट में थी, और साथ यूरोप पे जो वार डेट्स थे यानी जंग के दौरान यूरोप ने अमेरिका से जो ली हुई उधार थे उनको वापस करने का प्रॉब्लम, और जर्मन रेपरेशंस, ये वो कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनसे यूएस कट ऑफ नहीं रह सकता था। और इसके पीछे अमेरिकन इंटरेस्ट भी थे। तो जहां अमेरिकन इंटरेस्ट थे, अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट्स को सर्व करने के लिए इन्वॉल्वमेंट की, और जहां नहीं थे उसने अपने आप को किनारा ही रखा। तो वो इंटरेस्ट्स जो अमेरिका ने जहां इन्वॉल्वमेंट की, हम उनको अलग अलग पॉइंट आउट करेंगे। तो सबसे पहला है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। अमेरिका की ट्रेड इन्वेस्टमेंट एकदम बढ़ गई 1920s। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया। अमेरिका तकरीबन उस टाइम पीरियड में दुनिया का 50% प्रोडक्शन करता था। इस पीरियड में यूएसए ने अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का जाल यूरोप, कनाडा, सेंट्रल और साउथ अमेरिका तक फैला दिया। तो लिहाजा अमेरिका के लिए ज़रूरी थी कि वो वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरेस्ट ले। और दूसरी जहाँ पे उसने इन्वॉल्वमेंट की वो वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस थी। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में ये वो कॉन्फ्रेंस थी जिसे प्रेसिडेंट हार्डिंग की ख्वाहिश पे कंडक्ट की गई थी, जिसका मकसद अमेरिका और जापान के दरमियान फार ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना था और यूएस के इंटरेस्ट को सर्व करना था। और तीसरा मसला था यूरोपियन वॉर डेट्स का। यूरोप ने जो वॉर डेट्स लिए थे, तो फ्रांस, ब्रिटेन और इटली ने जंग के दौरान अमेरिका से करीबन $12 बिलियन का कर्जा लिया था, जो कि 5% शरह सूद पे एग्रीमेंट उनकी हुई थी। तो अब जंग के बाद अमेरिका डिमांड कर रहा था कि उसका कर्जा उतारा जाए, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस, इटली का यही क्लेम था कि वो अमेरिकन लोन तभी उतार पाएंगे जब जर्मनी अपने रेपरेशंस पे करेगा। लेकिन अमेरिका तैयार नहीं था कि इन दो चीज़ों के एक दूसरे से कोई कनेक्शन है। और फिर आखिरकार ब्रिटेन ने 62 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट पे 3.3% इंटरेस्ट रेट पे कर्ज उतारने पे राजी हुआ, और इसी तरह दूसरे स्टेट्स भी अपनी कैपेसिटीज के मुताबिक लोन देने पे तैयार हुए। और चौथा जो इशू था वो जर्मन फाइनेंशियल क्राइसिस था। इसमें चूंकि यूरोप ने ये कहा था कि यूरोप उस टाइम लोन पे कर सकती है जब उन्हें जर्मन रेपरेशंस मिल जाएंगे, तो अब अमेरिका को जर्मनी की तरफ अपनी एटीट्यूड को चेंज करना था। इसीलिए अमेरिका ने डॉस और यंग प्लान में शिरकत की और जर्मन रेपरेशन के इशू को हल करने के लिए कदम उठाया। आगे जाके अमेरिका ने जर्मनी को कर्ज दे दिए ताकि वो वार रेपरेशंस यूरोप को पे करे और कंसिक्वेंटली अमेरिका को अपने वार डेट्स मिल जाएं। और फिफ्थ, रिलेशंस विद ब्रिटेन। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में जहां अमेरिका, ब्रिटेन और जापान ने नेवल रेस्ट को लिमिटेड करने के लिए जो लिमिटेशन बरतानिया पे लगाई थी वो उससे खुश नहीं था।
जबकि वार डेट्स भी दूसरी वजह थी, वो बेटर रिलेशंस के पीछे। इससे ब्रिटेन और यूएसए के दरमियान फासला बढ़ गया। एट लास्ट मैकडोनल्ड ने लंदन में 1930 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें ब्रिटेन, जापान और यूएसए ने शिरकत की और नेवल क्रूजर, डिस्ट्रॉयर्स और सबमेरीन्स की तादाद को 553 यानी रेशो को रीअफर्म किया गया, जो कि वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में मुकर्रर हुआ था। अमेरिका और ब्रिटेन की रिलेशंस इंप्रूव हो गए दोबारा। और सिक्स जो था वो बैक टू पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म। अब इनका चाइना के रीजन मंचूरिया 1930 में इन्वेजन करने के बाद अमेरिका ने फिजिकली कोई रिएक्शन नहीं दी, बल्कि उसने बस इस इन्वेजन को कंडेम की। और फिर जापानी इन्वेजन को फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका को लीग ऑफ नेशंस की तरफ से जापान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने का कहा, लेकिन अमेरिका ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक ये कि अमेरिका जापान को छेड़कर एक नए जंग का आगाज नहीं करना चाहता था, और दूसरी रीज़न ये थी कि अमेरिका का जापान के साथ ट्रेड चल रहा था, लिहाजा वो ट्रेड रिलेशन को हर्ट नहीं करना चाह रहा था। और अगर हम अमेरिका के पीरियड के फॉरेन पॉलिसी का एनालिटिकली एनालिसिस करें और कंक्लूजन में, तो जो यूएस के मूव्स थे वो सिर्फ इंटरेस्ट बेस पे थे। तो अगरचे अमेरिका जॉर्ज वाशिंगटन की पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म पे अमल पैरा था, मगर वर्ल्ड अफेयर्स में एक नया शिफ्ट आने और नीड ऑफ हावर्ड ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो वर्ल्ड अफेयर में इन्वॉल्व हो। और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी जानबूझकर कुछ डोमेन्स में पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म को कंटिन्यू रखा और कुछ जगहों पे उसे इग्नोर किया। हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि अमेरिका वाज प्लेइंग हिज कार्ड्स इन लाइन विद हिज इंटरेस्ट्स। तो जनाब, हम अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस आप तक वक्त पे पहुंच जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।